start with the subject corporate governance, Unit 3, Lesson 4, Global Corporate Failures. Okay, so this is your Unit 3, Lesson 4. Introduction and Learning Framework. Corporate scandals and structural collapses have historically disrupted global market. देखो, क्योंकि स्कैंडल्स होते रहते हैं, आपको पता है। सबसे फेमस तो हमने भी पढ़ा भी हर्षद मेहता के बारे में जो हमने पढ़ा था, और भी बहुत सारे हैं। हमने तो इंडिया का है ये हर्षद मेहता, और भी इंडिया में भी बहुत सारे हैं, ऐसे वर्ल्ड में भी बहुत सारे। तो जो कॉर्पोरेट स्कैंडल्स होते रहते हैं और जो स्ट्रक्चरल कोलैप्स होता रहता है उनकी वजह से, इस हिस्टोरिकली डिसरप्ट कर देता है ग्लोबल मार्केट को। खाली उस कंट्री में नहीं, या फिर उस खाली स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनको नहीं, पूरी कंट्री को नहीं, पूरे वर्ल्ड को, में बहुत सारी कंट्रीज को, पूरी ग्लोबल मार्केट क्या हो जाता है, इफेक्ट करता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ये जो फेलियर्स होते हैं डू नॉट स्टेम फ्रॉम आइसोलेटेड एरर्स। ये कहाँ से स्टेम नहीं होते, कहाँ से इनकी जड़ है, रूट कॉज क्या है, नहीं है। खाली ये नहीं है कि वो खाली आइसोलेटेड एरर्स हैं, गलतियां हैं छोटी मोटी। दे एमर्ज फ्रॉम सिस्टमेटिक ब्रेकडाउन्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जब कमी आ जाती है ना, कमी किसमें, गलतियों में नहीं, एरर्स में नहीं, तक इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जब इसमें गलती आ जाती है ना, जब इसमें ब्रेकडाउन आ जाती है, जब इसमें कुछ खोट होता है, तब फिर हमारा फेलियर होता है। एग्रेसिव विंडो ड्रेसिंग ऑफ फाइनेंशियल शीट्स, जो हमारी फाइनेंशियल शीट्स होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको जब हम विंडो ड्रेस करते हैं, विंडो ड्रेस मतलब हमने फेक प्रॉफिट दिखा दिए, या अपनी तरफ से कंपनीज जो हैं अपना फेक प्रोफाइल दिखाती है, फेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाती है, चाहे उसको अब जैसे मर्जी मोड़ना हो, विंडो ड्रेस करना हो, उसको दिखाना हो बस ऊपर ऊपर से, लेकिन वो असली में नहीं होता। दैट इज योर विंडो ड्रेसिंग। इंटेंशनल ओवरसाइट गैप, जानबूझ के ओवरसाइट कर रहे हो। एथिकल इरोजन, एथिक्स नहीं बचते हैं, अच्छे से तुम दगाबाज बन रहे हो, सही से तुम फेथफुली काम नहीं कर रहे हो, ट्रस्टवर्दीनेस नहीं आ पाती इससे। अंडरस्टैंडिंग दी स्ट्रक्चरल केसेस प्रोवाइड्स क्रिटिकल एनालिटिकल टूल्स। इससे हमें पता चलेगा, हम एनालिटिकल टूल्स फॉर मॉडर्न अकाउंटिंग, लीगल कंप्लायंस एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स। कोर लर्निंग्स के एनालाइजिंग, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज, मीन जड़ क्या है, क्या कारण है, सिंथेसाइजिंग कॉमनैलिटीज। ओके, सो वी विल स्टार्ट कॉम्प्रिहेंसिव केस बाय केस एनालिसिस। ठीक है, इसमें हम टुडे वी विल रीडिंग ओनली द इन दिस चैप्टर, हम केसेस के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा बहुत सारे इसमें केसेस वगैरह हैं, अलग अलग स्कैंडल्स वगैरह के बारे में, तो हमें पता चलेगा कि कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, क्या रूट कोज आता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो केस आ रहा है, केस बाय केस एनालाइज में केस आ रहा है, वो है बैंक ऑफ क्रेडिट कॉमर्स इंटरनेशनल, BCCI, यूके 1991 में। 1991 में यूके में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम्स में। क्या, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कमर्शियल इंटरनेशनल। ठीक है, फाउंडेड इन 1972। ये जो बैंक थे 1972 में फाउंड हुआ था बाय आगा हसन अबेदी। BCCI वाज अ प्रोमिनेंट इंटरनेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन था, जो लग्जमबर्ग में ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स थे इसके, लंदन और कराची में। ड्रिवन इनिशियली बाय सर्जिंग ऑयल प्राइस वेल्थ। ठीक है, ये ड्रिवन इनिशियली बाय सर्जिंग ऑयल प्राइस वेल्थ। जब ऑयल का जो प्राइस वेल्थ था, मतलब प्राइस था, वो सर्ज हो रहा था, बढ़ रहा था, एंड एग्रेसिव एक्विजिशन अक्रॉस अफ्रीकन एंड एशियन मार्केट्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, अफ्रीकन मार्केट्स में और एशियन मार्केट्स के अंदर इसकी एक्विजिशन एग्रेसिवली बढ़ रही थी। इट एक्सपैंडेड रैपिडली, बहुत जल्दी ये एक्सपैंड कर गए 70 कंट्रीज में, विद ओवर 420 ऑफिस, 420 ऑफिस में 70 कंट्रीज के अंदर ये फैल गया। कंट्रोलिंग एसेट्स एक्सीडिंग $4 बिलियन, $4 बिलियन के एसेट ये जो है तब क्या करते थे, ओन करते थे, कंट्रोल करते थे। इसमें फॉल सीक्वेंस क्या है, अंडरनीथ इट्स रैपिड ग्लोबल फुटप्रिंट। देखो, वैसे तो हम देख रहे हैं कि भाई ये 70 से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर है, इसकी 420 ऑफिस हैं, है ना। यूके की है ये, लंदन के अंदर हेडक्वार्टर्स है, कराची के अंदर हेडक्वार्टर्स है, ऑयल प्राइस की उसकी वजह से हुआ है। बट अंडरनीथ, अंदर ही अंदर क्या हो रहा था, नीचे नीचे क्या हो रहा था, इट्स रैपिड ग्लोबल फुटप्रिंट, जो उसका फुटप्रिंट थे जो ग्लोबली वो इतना फैल रखा था। BCCI एंगेज इन मैसिव सिस्टमैटिक फ्रॉड, जिसकी वजह से ये जो है एक सिस्टमैटिक फ्रॉड में बदल गया। हाइडिंग लॉसेस थ्रू अनरिकॉर्डेड डिपॉजिट, जो इसके में डिपॉजिट्स हो रखे थे, जिसकी वजह से लॉसेस हो रहे थे, वो दिखाए ही नहीं गए।
ठीक है, क्या नहीं हुए, हाइड करते थे लॉस को, डिस्क्लोज ही नहीं किया कि लॉसेस हो रहे हैं। अनरिकॉर्डेड डिपॉजिट्स को इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया। मनी लॉन्ड्रिंग फॉर इलीगल कार्टल्स, कार्टल्स हो रहे थे, इलीगल कार्टल्स की वजह से जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे थे, बताओ ये। और फेक एसेट जनरेशन, झूठे एसेट्स दिखा रहे थे, एसेट थे भी नहीं फिर भी झूठे एसेट्स दिखा रखे थे। रेगुलेटर्स स्टेप्ड इन ड्यूरिंग 1991, फिर 1991 में क्या हुआ, रेगुलेटर्स आए, 1972 में फाउंड हुआ था, उसके बीच में इनका घोटाला वगैरह हुआ, 1991 में हमें पकड़ा गया कि भाई स्कैंडल हो रहा है। तो 1991 में जब रेगुलेटर्स ने स्टेप्ड इन किया, इसमें इनिशिएटेड अनस्टॉपेबल लिक्विडेशन ऑर्डर दैट रिजल्टेड इन कंबाइंड लॉस ओवर $2 बिलियन, $2 बिलियन का लॉस हो रहा था टू वर्ल्ड वाइड डिपॉजिटर्स, जिन्होंने भी उस कंपनी में डिपॉजिट किया था, उस मतलब बैंक के अंदर डिपॉजिट किया था, टोटल मिला के $2 बिलियन का लॉस था। और जबकि दिखा रहे ही नहीं थे, फेक एसेट जनरेट कर रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, अनरिकॉर्डेड डिपॉजिट दिखाई नहीं जिन जिन से ले रखे थे, दैट रिजल्टेड इन कंबाइंड लॉस ओवर $2 बिलियन टू वर्ल्ड वाइड डिपॉजिटर्स। तो डिपॉजिटर्स को कितना लॉस हो गया टोटल, $2 बिलियन का। अब इसमें गवर्नेंस एंड ऑपरेशनल एरिया, रूट ब्रेकडाउन एंड मैल प्रैक्टिसेस डिटेल्स। ठीक है, ये क्या हुआ, अकाउंट मैनिपुलेशन, सबसे पहले जो मैनिपुलेट किया गया अकाउंट्स को, अकाउंट्स मैनिपुलेट हुए, मतलब अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ हुई, लॉसेस दिखाए नहीं, एसेट्स को फेक दिखा रहे हैं, सिस्टमैटिक फॉल्सिफिकेशन हो रहा था ऑफ अकाउंट लेजर नेटवर्क टू मास्क द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट से जो उनकी एक्चुअल पोजीशन है कि वो लॉसेस में डूब रहे हैं, वो दिखाई नहीं गई है इनसे, अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं। सेकेंड, रिस्क मैनेजमेंट फेलियर, रिस्क मैनेजमेंट फेलियर मतलब वो रिस्क को मैनेज नहीं कर पाए। एब्सोल्यूट लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेक्स तो कुछ हो ही नहीं रहा था, इंटरनल ऑडिट हुई ही नहीं। ठीक है, क्रेडिट लाइंस एक्सटेंडेड कंप्लीटली डिसरिगार्डिंग रिकवरी पॉसिबिलिटी, ये तो देखा ही नहीं गया कि वो रिकवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो पैसे वापस से दे पाएंगे, रिलम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बस हर बात पे क्रेडिट लिए जा रहे थे, डिपॉजिट लिए जा रहे थे, देखा ही नहीं गया, अंदर धुन बस लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेक्स, क्रेडिट लाइंस एक्सटेंड कर गई, डिसरिगार्ड कर दिया रिकवरी पॉसिबिलिटी को। एक्विजिशन स्प्री, एग्रेसिव अनकोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एक्विजिशन टू साइकिल फंड्स एंड मास्क ऑपरेशनल डेफिसिट्स। क्या हुआ, एग्रेसिव अनकोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एक्विजिशन, एग्रेसिवली क्या किया गया, एक्वायर किया गया, साइकिल फंड के फंड को एक्वायर ले लिया गया, एग्रेसिवली फंड को डिपॉजिट किया गया, अनकोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेशन भी कुछ नहीं था, एंड मास्क ऑपरेशनल डेफिसिट, जिसकी वजह से डेफिसिट शो हो रहा था। ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग प्रैक्टिसेस, हम रिकॉर्ड कीप करते हैं, वही हम रिकॉर्ड्स बना के रखते हैं, उसमें क्या हुआ, इंटेंशनल रिटेंशन ऑफ ओपेक फ्रेगमेंटेड एंड फैब्रिकेटेड बुक्स अक्रॉस जुरिडिक्शन, क्या की गई, रिटेन कर दिया गया, क्या मतलब ओपेक फ्रेगमेंटेड और फैब्रिकेटेड बुक्स को, झूठी झूठी चीजें दिखाई गई, फैब्रिकेटेड जो खुद बुक्स बना रखी हैं उनको जुरिस्डिक्शन में दिखाने लग गए इंटेंशनली, और जो ओपेक खोखला दिखाया गया, बेकार वही जो हो रही है फॉल्सिफिकेशन दिखाई गई। ओपेक ग्रुप स्ट्रक्चर, ओपेक मतलब वही कॉम्प्लिकेटेड लीगल फ्रेमवर्क डेलिबरेटली डिजाइन टू इवेड करने के लिए, चोरी करने के लिए, कॉन्सोलिडेटेड रेगुलेटरी स्क्रूटिनी से बचने के लिए जानबूझकर डिजाइन किया गया ताकि इवेड कर सके कॉन्सोलिडेटेड रेगुलेटरी स्क्रूटिनी। रेगुलेटरी एंड बोर्ड फेलियर, द बोर्ड वाज नॉन फंक्शनल, बोर्ड तो नॉन फंक्शनल था, जो बीओडी होता है वो नॉन फंक्शनल था, वो काम ही नहीं कर रहा था, कुछ बेकार था एकदम। टोटल डोमिनेशन बाय फाउंडर मिस्टर एबेजियर जो सीईओ थे, नाकवी वायरशेल एंटिटीज, एक्सटर्नल ऑडिटर प्रिंस वाटर हाउस, देखो भाई जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स है वो भी मिले, एनकाउंटर्ड सेवियर ऑडिटिंग, अच्छा एक्सटर्नल ऑडिटर्स एनकाउंटर्ड सेवियर ऑडिटिंग डिस्क्रिपेंसीज लीडिंग टू डिले डिस्कवरीज, उनको ऑडिटिंग में डिस्क्रिपेंसीज मिली जिसकी वजह से डिलेड डिस्कवरी बाद में पता चला, ये सब एक्सटर्नल ऑडिटर जो थे उनसे, और जो बोर्ड था वो नॉन फंक्शनल था, टोटल डोमिनेशन बाय फाउंडर, और डोमिनेट कौन करता था, बीओडी तो करता ही नहीं था, बीओडी कुछ नहीं करता था, खाली जो फाउंडर था और जो सीईओ था आपका मिस्टर नकवी, वो डोमिनेट कर रहे थे बैंक को। एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो प्रिंस वाटर हाउस थे उनका नेम भी दिया गया, स्पेसिफिकली एनकाउंटर किया उन्होंने सेवियर ऑडिटिंग डिस्क्रिपेंसीज लीडिंग टू डिलेड डिस्कवरी। उसके बाद सेकेंड, ये अभी बैंक हमने पढ़ा बीसीसीआई के बारे में, कौन सा, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कमर्शियल इंटरनेशनल, अब ये सेकेंड है
किसके बारे में? मैक्सवेल कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन। ये भी यूके का ही है, ये भी 1991 में ही है। एक ही साल में ये दूसरा स्कैंडल क्या हुआ था, किसका है ये भी? यूके का ही। मैक्सवेल कम्युनिकेशंस कॉर्पोरेशन। Maxwell Communications was premier of British media empire led by Robert Maxwell. Robert Maxwell का ये था, listed on the London Stock Exchange. London Stock Exchange के अंदर listed company थी. The group expanded aggressively through highly leveraged multi-billion dollar corporate acquisition, including Macmillan Publishers and official airline guides. ठीक है, और इसका क्या था मतलब कि जो ग्रुप था इसने एक्सपैंड किया एग्रेसिवली। कैसे? क्योंकि मल्टी बिलियन डॉलर कॉर्पोरेट इसे एक्विजिशन किया था। किसका? बहुत सारे कॉर्पोरेट का, जिसमें से इंक्लूडेड थे मैकमिलियन पब्लिशर्स और ऑफिशियल एयरलाइन गाइड्स। इनको इन्होंने एक्वायर कर लिया था, जिसकी वजह से ये एग्रेसिवली एक्सपैंड कर गए मार्केट में। अब एम्पायर का आर्किटेक्चर क्या था? द ग्रुप ऑपरेटेड अंडर 3 डिस्ट्रिक्ट्स। 3 डिस्ट्रिक्ट से ग्रुप इंटरकनेक्टेड कॉर्पोरेट क्लस्टर्स कंट्रोल बाय रॉबर्ट मैक्सवेल। और कौन कंट्रोल करता, कौन डोमिनेट करता? रॉबर्ट मैक्सवेल ही, जिनको जो क्या थे, एम्पायर मतलब जिन्होंने इसको वही किया था, फाउंडर मान लो आप ये थे। तो मिरर ग्रुप, मैक्सवेल कम्युनिकेशन, रॉबर्ट मैक्सवेल ग्रुप। मिरर ग्रुप में क्या था? डेली रिकॉर्ड, संडे मेल, रेसिंग टाइम्स। मैक्सवेल कम्युनिकेशन में मैकमिलियन बुक्स, ऑफिशियल एयरलाइन गाइड, कॉलिनियर एनसाइक्लोपीडिया। रॉबर्ट मैक्सवेल ग्रुप में ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड फुट क्लब, यूरोपियन स्टेक्स न्यूज होल्डर इन इजराइल एंड केन्या। ये इनका क्या था? ग्रुप ओरिएंटेड था एम्पायर आर्किटेक्चर। कि इनके 3 ग्रुप बन गए थे, जिसमें इन्होंने देख लिया था कि कौन कौन से हमें टॉपिक्स लेने हैं, जो कि कौन संभालता, कौन ऑपरेट करता था? रॉबर्ट क्लस्टर, ये कंट्रोल करते थे। फॉलोइंग द सडन डेथ ऑफ रॉबर्ट मैक्सवेल इन 1991, और फिर तभी के 1991 ऑफ द कैनरी आइलैंड में इनका क्या हुआ था? डेथ हो गई थी इनकी 1991 में। इन्वेस्टिगेटर्स डिस्कवर्ड द कंपनी हैव बोर्ड डेट्स एक्सीडिंग 2.8 बिलियन पाउंड्स। 2.8 बिलियन, ऊपर कितना? $2 मिलियन। यहाँ पे $2 बिलियन, यहाँ पे कितना है? 2.8 बिलियन पाउंड्स टू मल्टीपल कमर्शियल बैंकर्स। डेट इतना ज्यादा, उससे भी एक्सीड कर रहा था। क्रूशियली मैक्सवेल हैड इलिसिटली siphoned approximately 400 million pounds directly from the Mirrors Group employees pension fund to artificially support the failing corporate stock. Fakeism. मैक्सवेल ने क्या किया? इलिसिटली साइफंड कितना? 400 मिलियन। किससे? मिरर ग्रुप से ले लिया था, मिरर ग्रुप के एम्प्लॉय पेंशन फंड से। ईपीएफ होता है एम्प्लॉय पेंशन फंड, उससे उन्होंने 400 मिलियन पाउंड्स ले लिए थे आर्टिफिशियली, ये दिखाने के लिए, मतलब वैसे क्या दिखा दे, क्यों लिए उसने? आर्टिफिशियली सपोर्ट करने के लिए फेलिंग कॉर्पोरेट स्टॉक को। आर्टिफिशियली सपोर्ट करने के क्या? फेलिंग कॉर्पोरेट स्टॉक को, जो स्टॉक गिर रहा था उसके लिए। ना इसमें क्या फ्लॉज थे और उनके क्या इम्पैक्ट हुए? इसमें फ्लो ये था कि एग्रेसिव लेवरेज एंड एक्विजिशन, बहुत सारे इन्होंने एक्वायर कर रखे थे, बहुत ज्यादा बोरोड बिलियंस विदाउट स्टेबल कैश जनरेशन, और बोरो किया और उनको एक्वायर किया। क्या जरूरत थी? जैसे कि $3 बिलियन फॉर यूएस बेस्ड मैकमिलियन, उसके लिए एक्वायर करने के लिए उसने कितने बोरो किए थे? $3 बिलियन। सेवियर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, sustained downward stock trends forced immediate unrecorded fund shuffling to avoid debt defaults. सस्टेन करने के लिए स्टॉक को, जो नीचे गिर रहा था जो स्टॉक, उसको सस्टेन करने के लिए जान फोर्सली इमीडिएटली अनरिकॉर्ड किया फंड शफलिंग को, अवॉइड करने के लिए डेट डिफॉल्ट्स को, दिखाने के लिए कि डेट हो रहा है हमें, और डेट हो तो रहा है, डेट ले तो रहे हैं और फिर डिफॉल्ट भी हो रहा है, उसमें हम चुका भी नहीं पा रहे। टोटल एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी ही नहीं। कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ इंडिपेंडेंट एसेट फंड विद प्राइवेट एसेट और जो इंडिपेंडेंट एसेट थे उन दोनों को मिक्स किया जा रहा था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाईपास एंटायरली, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो गए हवा खाने, उनको यूज ही नहीं किया, उनके अकॉर्डिंग चलाया ही नहीं। सिंगल पॉइंट कंट्रोल ब्रेकडाउन, क्या? ऑटोक्रेटिक कमांड स्ट्रक्चर था। रॉबर्ट मैक्सवेल मेंटेन करता है एब्सोल्युटली एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर ऑल द डिस्ट्रिक्ट एंटिटीज। कोई सीईओ नहीं, कुछ नहीं, कोई एमडी नहीं, कोई डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, कुछ नहीं, खाली मैक्सवेल संभाल रहे थे। कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। इनइफेक्टिव नॉन एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट, क्या?
इनइफेक्टिव नॉन एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट, एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहे थे, इनइफेक्टिवली होते, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फेल्ड टू लिमिट द अनकंस्ट्रेंड मूवमेंट ऑफ फंड्स, वही मतलब इसी से ही मैच हो रहा है ये कि रॉबर्ट मैक्सवेल संभाल रहे थे, इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो थे वो भी फेल कर रहे थे कि वो लिमिट करे, कॉन्स्ट्रेंट करे मूवमेंट ऑफ फंड को या प्लेजिंग ऑफ द पेंशन एसेट्स को, कि वो पेंशन फंड कैसे ले सकते हैं, वो तो एम्प्लॉय का है, वो तुम कैसे ले रहे हो, वो लेने ही नहीं चाहिए और फिर भी वही मतलब एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, उनकी बात नहीं मानी जा रही, मैक्सवेल अपने हिसाब से देख रहे हैं, इलीगली भी कर रहे हैं। थर्ड है विवेंदी एसए फ्रांस 2002 की बात है, विवेंदी एसए फ्रांस 2002 की बात है, कहाँ पे, फ्रांस में, ओरिजिनली फाउंडेड इन 1853, वैसे 1853 की है, एज अ फ्रेंच वाटर यूटिलिटी फॉर्म, क्या है, फ्रेंच वाटर यूटिलिटी फॉर्म, इसका ये फ्रेंच में नेम है। Okay, the company transitioned under CEO Jean-Marie Messier into a highly diversified mass media and telecommunication giant. क्या था ये mass media and telecommunication giant company थी? Massive acquisitions such as merger with Universal Studios. Oh my God, Universal Studios. यूनिवर्सल स्टूडियोज तो सबको पता है, इसके साथ मर्जर करने के लिए एक मैसिव एक्विजिशन करी टू फॉर्म विवेंदी यूनिवर्सल, क्या बनाने के लिए, विवेंदी ऐसे को मर्ज करने के लिए यूनिवर्सल स्टूडियोज के साथ, ताकि वो क्या बना सके, विवेंदी यूनिवर्सल बना सके, क्रिएटेड इमीडिएटली कैपिटल स्ट्रेन, जिसकी वजह से कैपिटल स्ट्रेन हो गया, लैक ऑफ कैपिटल, इसमें क्या हुआ, हैवी डेट फंडिंग, डेट फंडिंग ज्यादा लेनी पड़ी, विंडो ड्रेसिंग करनी पड़ी, मिसलीडिंग अकाउंट्स दिखाने पड़े, इनकैपेशिएटेड बोर्ड, क्रेडिट रेटिंग एंड एग्जीक्यूटिव मैल प्रैक्टिस, क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के लिए भी मैल प्रैक्टिस की गई। द एग्रेसिव ट्रांजिशन फ्रॉम यूटिलिटी प्रोवाइडर टू ग्लोबल एंटरटेनमेंट जायंट, पहले वो यूटिलिटी प्रोवाइडर थे, पहले वो वाटर यूटिलिटी फर्म थे, राइट, उसके बाद एकदम से वो मास मीडिया में आ गए, एकदम से शिफ्ट हो गया, ट्रांजिशन हो गया उनका यूटिलिटी प्रोवाइडर से ग्लोबल एंटरटेनमेंट जायंट में, वाज फंडेड प्योरली थ्रू मैसिव अनसस्टेन्ड शॉर्ट टर्म बोरिंग। फिर विंडो ड्रेसिंग एंड मिसलीडिंग किया, तो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव सूट सिस्टमैटिक प्रेजेंटेड एग्रेसिवली एडजस्टेड अकाउंटिंग फिगर्स, खुद एडजस्ट की हुई अकाउंटिंग फिगर्स दिखाए, हाइडिंग बिलियंस इन लाइबिलिटीज, और क्या छुपाया, बिलियंस ऑफ लाइबिलिटीज होती है टू अपहोल्ड एन आर्टिफिशियल क्रेडिट रेटिंग, ताकि वो एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग पा सके। इसी से रिलेटेड ये कि एग्रेसिव अकाउंटेड ट्रिगर्ड इमीडिएट डाउनग्रेड्स बाय द मेजर रेटिंग फर्म्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, अकाउंटिंग एग्रेसिव अकाउंटिंग की वजह से ट्रिगर हुआ कि इमीडिएट डाउनग्रेड आ गया, किसमें, मेजर रेटिंग फर्म्स में, जैसे मूडीज और एस&पी। एससीईओ जो मेसियर थे, उन्होंने क्या इवेंचुअली फोर्स्ड आउट एंड फाइंड फॉर मार्केट मैनिपुलेशन एंड इनसाइडर ट्रेडिंग वी हैव रेड अर्लियर, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग होने की वजह से और मार्केट में मैनिपुलेट होने की वजह से उनको फोर्स किया गया कि वो फाइन कर, और फाइन किया गया उनको। थर्ड है इनकैपेसिएटेड बोर्ड, यानी द ओवरसाइट बोर्ड रूटीनली एक्सेप्टेड एससीईओ मेजर्स प्रपोजल विदाउट इवैल्यूएटिंग इंडिकेशन रिस्क, बोर्ड ने अपना काम नहीं किया, बीओडी ऐसी थोड़ी ना किसी की भी बात मान लेता है, चाहे वो सीईओ उसको देखता परखता है, एसेस करता है, इवैल्यूएट करता है, लेकिन उसने बिना इवैल्यूएट करे प्रपोजल को डायरेक्टली हाँ बोल दिया, एक्सेप्ट कर लिया, culminating in an unrecorded net loss of 23.3 बिलियन, ऊपर से 2-3 मिलियन की बात होती है, $2-3 बिलियन की बात होती है, यहाँ पे 23.3 बिलियन डॉलर्स इन 2002, that is where Vivendi SA France 2002, now WorldCom USA, UK France and now WorldCom, led by CEO Bernard Ebbers। WorldCom में क्या था, expanded rapidly within the, ये भी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का ही है, via constant कॉर्पोरेट एग्जीक्यूशन, इसने भी एक्विजिशन करी है एज मार्केट कंडीशन शिफ्टेड, जैसे मार्केट कंडीशन शिफ्ट हुई, कॉर्पोरेशन यूटिलाइज मेजर फ्रॉडलेंट एडजस्टमेंट्स, इसने क्या किया, वो यूटिलाइज किया, वो जो फ्रॉडलेंट एडजस्टमेंट्स है उनको यूटिलाइज किया और मेंटेन किया एक इल्यूजन ऑफ हाई प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोइंग मार्जिन्स, इल्यूजन बनाया जानबूझ के, फेक दिखाया क्या, प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन ग्रो हो रहे हैं ये दिखाया, जबकि नहीं हो रहा था। तो जो अकाउंटिंग डिसेप्शन था वो क्या था, जो वर्ल्ड कैम का प्राइमरी मैकेनिज्म था फ्रॉड का, वो सिस्टमैटिक मिस क्लासिफिकेशन था ऑपरेशनल लाइन कॉस्ट एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ऑन द बैलेंस शीट, दिस मैन्यूवर इलीगली इन्फ्लेटेड नेट प्रॉफिट स्टेटमेंट कितना $3 बिलियन का ओवर स्टेट कर दिया था इसने, हाइडिंग मैसिव नेट ऑपरेशनल लॉसेस फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, यानी कि इसने वर्ल्ड कैम प्राइमरी मैकेनिज्म, मतलब जो वर्ल्ड कैम है इसने क्या क्या क्लासिफाई किया, मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट को लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की तरह, मतलब वो था तो इसका कॉस्ट, हकीकत में इनको क्या होता है, खर्चा हो रहा था, लेकिन उसने क्या दिखा दिया, एसेट दिखा दिया, मिस क्लासिफाई कर दिया क्या, कॉस्ट को एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बैलेंस शीट के अंदर, फिर उसकी वजह से इलीगली इन्फ्लेट हुआ नेट प्रॉफिट बढ़ा,
इलीगली बढ़ा, और वो भी कितना बढ़ा, $3.8 बिलियन से बढ़ गया। हाइडिंग, जो क्या छुपा रहा था, मैसिव नेट ऑपरेशनल लॉसेज, जो उसका ऑपरेशनल कॉस्ट था, लॉस हो रहे थे पब्लिक से, उसने वो छुपाया, उसको कॉस्ट को एसेट में दिखाया, और वो भी कितना इन्फ्लेट हो गया, $3.8 बिलियन। इसमें क्या डेफिसिट एरिया था और ऑपरेशनल ब्रेकडाउन एनालिसिस था, क्या था, अनचेक्ड एग्जीक्यूटिव कमांड, आपने एग्जीक्यूटिव कमांड को अनचेक छोड़ दिया। बोर्ड वाज डोमिनेटेड एंटायरली बाय सीईओ एबर्स, ठीक है, इसमें भी ये हमेशा देखो, आप कॉमनैलिटी देख रहे हो, सब में एक ही बंदा रूल कर रहा है, किसी और की चल ही नहीं पा रहे। यहाँ पे भी सीईओ एबर्स जो थे उनकी डोमिनेशन चल रही थी। अप्रूविंग हाई रिस्क स्ट्रेटजीज एंड लार्ज पर्सनल एग्जीक्यूटिव लॉन्स विदाउट फ्रिक्शन। ऑडिटर्स एनालिस्ट फेलियर, एक्सटर्नल ऑडिटर जो था अर्थर एडोसन, उसने फेल्ड टू क्रिटिकली इवैल्यूएट बैलेंस शीट, उसने ढंग से देखी ही नहीं बैलेंस शीट, वो भी फेल कर गया कि उसको पता ही नहीं चला कि भाई गड़बड़ घोटाला है। Wall Street analyst consist maintained inflated top tier ratings despite clear signs of unsustainable leverage, उसको दिख रहा था कि unsustainable leverage risk है, तभी वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट ने क्या किया, मेंटेन करके रखा उस inflated top tier rating को, मतलब गलत रेटिंग दे दी, ऊपर ऊपर से परख के, यहाँ जो भी है उसको नहीं दिखी होगी गलती, उसने गलत रेटिंग दे दी, उसने अच्छी रेटिंग दे दी उसको, और जबकि हमें दिख रहा था, क्लियर साइंस थे कि अनसस्टेनेबल लेवरेज है। रेगुलेटरी ओवरसाइट गैप्स में कहते थे, एसईसी फेल टू डिस्कवर स्ट्रक्चरल मैनिपुलेशन अर्ली, पहले जो एसईसी था वो फेल कर गया था, उसको नहीं दिखी कि भाई मैनिपुलेशन हो रही है। अलाइंग द फर्म टू एक्यूमुलेट हिस्टोरिक लेवल्स ऑफ डेट बिफोर एब्सोल्यूट कोलैप्स। देन है एनरन कॉर्पोरेशन, ये भी यूएसए का ही है, कि एस्टैब्लिशिंग 1985 में बाय केनेथ ले, एनरन grew rapidly to become a leading player in energy, एनर्जी के अंदर उसको लीडिंग प्लेयर बनना था, commodities and service sectors, nominally one of the Americans most admired enterprises, कौन सी, एनरन। Its operational model relied on highly complex financial engineering to hide systematic debt and inflate current revenues, देख लो इसका क्या था, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, कि हाइड करना, छुपाना डेट को, इन्फ्लेट करना रेवेन्यू को, वही लाइबिलिटीज को हाइड करके रेवेन्यू को शो करना। इसमें अकाउंटिंग मैकेनिज्म में क्या था, मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग, मतलब बुकिंग प्रोजेक्टेड फ्यूचर कैश इनफ्लोज फ्रॉम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एज इमीडिएट रियलाइज्ड रेवेन्यू। ये क्या करते हैं, जो हमें फ्यूचर में आने वाला पैसा है ना, उसको अभी से रेवेन्यू के तौर पे दिखा दिया। हम क्या करते हैं, कंजर्वेटिज्म दिखाते हैं ना, कि हमें फ्यूचर में लॉस होने वाला, अगर उसकी 50% से ज्यादा, तो हम वो शो कर देते हैं बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, लेकिन इसने क्या, और रेवेन्यू को नहीं दिखाते अगर फ्यूचर में होने वाला होता है, कंजर्वेटिज्म यही कहती है। लेकिन इसने क्या किया, प्रोजेक्ट करते जो फ्यूचर कैश इनफ्लो से, जो फ्यूचर में कैश आने वाला था लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से, उसको इमीडिएटली रियलाइज रेवेन्यू दिखा दिया, तभी के तभी रेवेन्यू में दिखा दिया। when एक्चुअल कैश फेल, और जब हकीकत में जब वो टाइम आए, जब वो उसको पैसे मिलने वाले थे असली में, तब वो फेल कर गया टू मैच द प्रोजेक्शन। मतलब मानो उसने लिखा कि मुझे 10 रुपए आने वाले हैं फ्यूचर में, उसने 10 रुपए का रेवेन्यू दिखा दिया, अभी आ गए, मिल गए, ये दिखा दिया उसने, जबकि उसको आने वाले थे फ्यूचर में। और जब हकीकत में फ्यूचर आया, मतलब जब जैसे बोला कि 2 साल के बाद आने वाले हैं, और जब 2 साल खत्म हुए, जब उसको पैसे मिलने की बारी थी, उसको सिर्फ 6 रुपए मिले, ऐसे। द लॉसेज वर हिडन इंस्टेड ऑफ रिपोर्टेड, और फिर वो 4 रुपए जो थे ना, वो तब भी छुपाए गए, ये नहीं है कि बताए भाई कि हमें लॉस हो गया, नो, इट वॉज हिडन। स्पेशल पर्पज एंटिटीज एसपी एंड यूटिलाइज्ड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑफशोर शेल एंटरप्राइज कंपनीज, उसने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑफशोर शेल एंटरप्राइज को यूटिलाइज किया एक अलग कंपनी को, टू शिफ्ट अंडर परफॉर्मिंग टॉक्सिक एसेट्स एंड बिलियंस इन डेट एंटायरली ऑफ इट्स कंपॉजिटेड बैलेंस शीट। मतलब ये एंड्रन ने और ऑफशोर जो ये थी एसपीई, इन दोनों के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दिखा दी, उसने जो इसकी डेट थे इससे छुपा दिया, इसकी कंपनी से शिफ्ट कर दिया, जो अंडर परफॉर्मिंग टॉक्सिक एसेट थे, जो एसेट्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे, जो आने वाले पैसे नहीं थे, जो एसेट्स को ऐसे ही दिखा रखा था बस, टॉक्सिक एसेट्स को, और जो डेट से उनको एंटायरली ऑफ कर दिया, किसमें, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एसपीई के साथ। द एक्सपोजर ऑफ दिस सिस्टमैटिक डिसेप्शन इन लेट 2001, जो एक्सपोजर था इस सिस्टमैटिक डिसेप्शन का 2001 में, वाइप्ड आउट बिलियंस इन शेयर होल्डर्स इक्विटी, बिलियंस शेयर होल्डर इक्विटी में से वाइप आउट हो गए, गायब हो गए, कॉजिंग इमीडिएट बैंकरप्सी, जिसकी वजह से क्या हुआ, बैंकरप्सी आ गई, लीडिंग डायरेक्टली टू द डिसोल्यूशन ऑफ द ऑडिटिंग फर्म, जो ऑडिटिंग फर्म थी वो डिसॉल्व हो गई, जो इसका ऑडिट कर रही थी, अर्थर एंडरसन।
This scandal served as primarily catalyst for the enactment of the landmark Sarbanes-Oxley Act of 2002। और यही लैंडमार्क बना ये जो केस एंडरन का एंड कॉर्पोरेशन यूएसए, यही क्या स्कैंडल ने, ये जो स्कैंडल था इसी ने सर्व किया प्राइमरली कैटलिस्ट किसका, एनैक्टमेंट लैंडमार्क का इस एक्ट का। इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्ट कंप्लायंस क्राइटेरिया फॉर द कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स एंड ऑडिटिंग अकाउंटेबिलिटी की सही से हो पाई, क्योंकि पूरी की पूरी फर्म, ऑडिटिंग फर्म कोलैप्स हुई है, इतना बड़ा वो हुआ है। तो इसलिए ये एक्ट बना था एक, सर्बनीज ऑक्सली एक्ट ऑफ 2002। उसके बाद लेहमैन ब्रदर्स 2008 फाइनेंशियल कोलैप्स। इसमें क्या था, ये हुई है फाउंडेड इन 1850। लेहमैन ब्रदर्स वाज ग्लोबली इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पावर हाउस। क्या थे ये, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पावर हाउस, मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे ये। इट्स स्ट्रक्चर कोलैप्स इन सितंबर 2008। अभी 2008 में सितंबर में ये कोलैप्स हुई है। रिमेन्स द लार्जेस्ट सिंगल बैंकरप्सी फाइलिंग इन यूएसए। और ये क्या है, लार्जेस्ट सिंगल बैंकरप्सी फाइलिंग इन यूएस। यूएस में सबसे बड़ा सिंगल बैंकरप्सी एज अ फाइल हुई है, मतलब एज स्कैंडल, serving as a primary trigger for the global financial crisis। इसके की collapse drivers क्या था, systematic and operational reality क्या थी, जैसे सब प्राइम mortgage exposure। as an investment banker इसने क्या किया, massive hedged financial investment in high risk supreme सब प्राइम mortgage portfolios and complex collateralized debt obligation, CDO जिनको कहते हैं, collateralized debt obligations। इसने बहुत ज़्यादा, बहुत मैसिव में अनहेज्ड जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट थी उसको कहाँ लगा दिया, हाई रिस्क सब प्राइम मोर्टगेज पोर्टफोलियोज में, कॉम्प्लेक्स कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन, मतलब गलत जगह पैसे लगा दिया। यू कैन से एक तरीके से हम ये कहें कि जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट उसने सब प्राइम मोर्टगेज पोर्टफोलियोज में और कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन में कर दी जो कि कॉम्प्लेक्स थे। एक्सेसिव लेवरेज, बहुत ज़्यादा रिस्क का, द फर्म ऑपरेटेड ऑन हाईली एग्रेसिव डेट रेशियोज, बहुत ज़्यादा डेट रेशियोज में काम कर रही थी। मेंटेनिंग मिनिमल कैपिटल रिजर्व्स अगेंस्ट वॉलेटाइल एसेट्स, बहुत कम रिजर्व्स थे उसके पास। ओपेक फाइनेंशियल मैनोवर्स, मतलब यूटिलाइज स्पेशलाइज्ड शॉर्ट टर्म रेपो ट्रांजैक्शंस, उसने स्पेशलाइज्ड उसने क्या यूटिलाइज किया, स्पेशलाइज शॉर्ट टर्म रेपो ट्रांजेक्शन टेम्पोरली अल्टर करने के लिए बैलेंस शीट को, अपीयरेंस को बिफोर रिपोर्टिंग पीरियड्स। रिपोर्टिंग पीरियड से पहले, रिपोर्टिंग पीरियड मतलब मार्च वगैरह से पहले पहले उसने टेम्पोरली यूटिलाइज किया रेपो ट्रांजेक्शन्स को बैलेंस शीट को ठीक दिखाने के लिए। तो वही फिर आ गया ओपेक चीज आ जाती है। फ्लॉड एग्जीक्यूटिव जजमेंट, जो सीनियर मैनेजमेंट था, जो सीईओ रिचार्ड फॉल्ट थे, ठीक है, consistently rejected risk contingency warnings and expansion limits driving the firm to insolvency। वो बार बार सीनियर मैनेजमेंट लेड बाय सीईओ वो मना करे जा रहे थे कि रिस्क कंटिजेंसी वार्निंग को, बार बार मैनेजमेंट बोल रहा था क्या कि मत करो मत करो, रिस्क है, कंटिजेंसी वार्निंग दे रहा था, एक्सपेंशन लिमिट दे रहा था, लेकिन वो नहीं माना, जिसकी वजह से इंस्टॉलमेंट हो गई। कौन नहीं मान रहा था, सीईओ नहीं मान रहा था। यूनिफाइड कोर कॉमनैलिटीज ऑफ द ग्लोबल कॉर्पोरेट फेलियर्स क्या क्या है, मतलब अब यहाँ पर एक पूरा जो हमने अभी पढ़े, टोटल कितने पढ़े हैं हमने, 1 2 3 4 एंड 5, हमने जो 5 स्कैंडल्स पढ़े हैं इनके बारे में, इनके मेन जो कॉमनैलिटीज दिखी है ना उनके बारे में कि इनमें कॉमन क्या था। ऑटोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, वही जो मैं कह रही थी क्या कि बोर्ड डोमिनेट बाय सिंगल इंडिविजुअल, कोई एक ही चला रहा है, ग्रुप नहीं चला रहा है, इसी किसी एक ही की मानी जा रही है जो गलत गलत करे जा रहा है, और जो बाकी अगर कोई मना कर रहा है तो फिर उसको रोक दे रहा है। जैसे कि मैक्सवेल एबर्स मेजर अबेदी, विदाउट फंक्शनल चेकिंग सिस्टम, देख ही नहीं रहे कि आगे क्या आपका फिर रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। एग्रेसिव फाइनेंशियल विंडो ड्रेसिंग, बहुत सब में बैलेंस शीट्स वगैरह को गलत दिखाया गया, सब में विंडो ड्रेसिंग हुई है, प्रॉफिट दिखाए गए लॉसेस की जगह पे। सिस्टमैटिक शिफ्टिंग ऑफ लाइबिलिटीज, एनरन एसपी लेमान रेपो 105 में, या फिर कैपिटलाइजेशन को ऑपरेशनल कॉस्ट में, है ना, शिफ्ट हुई है लाइबिलिटीज और कॉस्ट। एक्सटर्नल गेट कीपर ब्रेकडाउन, मतलब फेलियर ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटर्स पहचान ही नहीं पा रहे गलती क्या है, तो वो पहचान रहे हैं, उन्होंने ले रखा है फिर कुछ, वो सही नहीं है, एक्सटर्नल ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट नहीं है फिर वो। रेटिंग एजेंसीज ने गलत गलत रेट किया है। रेगुलरिटी फ्रेमवर्क टू वेरीफाई द अंडरलाइंग फाइनेंशियल ट्रूथ। अनसस्टेनेबल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हो रही है अनसस्टेनेबली, ग्रो कर रहे हैं वो, फैल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड। लेवरेज ड्रिवन कॉर्पोरेट एक्सिक्यूशंस विदाउट अंडरलाइंग कैश फ्लो वैलिडेशन,
तो ये 4 कॉमनैलिटीज़ हैं। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स। बैंक ऑफ क्रेडिट कमर्शियल एंड बीसीसीआई वाज ग्लोबल फाउंडेड इन 1972। किसने किया था? आगा हसन अबेदी ने। अब अबेदी भी लिख दो तो चल जाएगा, आगा हसन अबेदी। मैक्सिमम कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन तो था जो ब्रिटिश मीडिया कंपनी चला रही थी, लिस्टेड ऑन लंदन स्टॉक एक्सचेंज। वो एक ही के बारे में आया है, तो अगर आपको पता चले कहाँ पे लिस्ट हुई थी, लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे। मैक्सवेल एम्पायर्स वाज कंपोज्ड ऑन वार्डरोब ग्रुप। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? वार्डरोब ग्रुप का नहीं था वो, जो 3 फैमिली थे। कौन कौन से? मिरर ग्रुप था, मैक्सवेल कम्युनिकेशन था, रॉबर्ट मैक्सवेल ग्रुप था। ब्रिटिश प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन इज प्रायर नेम ऑफ मैक्सवेल कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है, जो 1964 में बनी थी एज ए ब्रिटिश प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन, जिसको रॉबर्ट मैक्सवेल चलाते थे 1981 में, और फिर उसको रीनेम किया गया था 1987 में। जो विवेंदी, जो हमने सेकंड पढ़ा शायद, वो फाउंडेड इन 1909 नहीं, 1953 ऐसे मतलब इसका जो फ्रेंच नेम है वो, विद मेजर मॉडर्न एक्सपेंशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे 1998 इन 2001। और जो बर्नार्ड एबर्स थे वो सीईओ, उनका सीईओ कौन था? वर्ड कॉम। बेनोस एबर्स कहाँ के सीईओ थे? वर्ड कॉम के। एरनर स्कैम हैपेंड इन 2001, लेट 2001 में हुआ था। लेहमान ब्रदर्स ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म वाज हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क सिटी में उनका हेडक्वार्टर था। नाउ द क्वेश्चन आंसर्स, व्हाट वर द रीजंस ऑफ द फेलियर ऑफ द मैक्सवेल कॉर्पोरेशन? जो मैक्सवेल कॉर्पोरेशन था उसका फेलियर क्या था? एग्रेसिव लेवरेज। Company engaged in multi-billion dollars corporate acquisition completely funded by bank debt without building strong operational cash flow। उसका cash flow इनफ्लो था नहीं कुछ, और उसने क्या कर दिया? एक्वायर कर लिया, completely funded by बैंक डेट, जिसकी वजह से बैंक डेट से उसने जो कि फंड किया था वो एक्वायर कर लिए, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन कर लिया। साइफोनिंग ऑफ पेंशन एसेट्स ले लिए एम्प्लॉइज के टू प्रिवेंट द डिफॉल्ट एंड डिफेंडिंग फॉलिंग स्टॉक प्राइसेस। जो रॉबर्ट मैक्सवेल है उसने इलीगली ट्रांसफर कर लिया 400 मिलियन पाउंड फ्रॉम द एम्प्लॉय पेंशन फंड, मिरर वाले के। लैक ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसपेरेंसी, फंड्स और जो एसेट्स थे वो मिक्स्ड अक्रॉस प्राइवेटली हेल्ड फर्म्स, मिक्स कर दिया गया, एंड लिस्टेड एंटिटीज विदाउट प्रॉपर डिस्क्लोजर, ओवरसाइट डेफिसिट। जो बोर्ड और जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है वो फेल्ड टू क्वेश्चन ट्रांजेक्शन की, क्यों किया, क्या किया, रखा ही नहीं क्वेश्चनिंग माइंड। ग्रांटिंग अनचेक्ड अथॉरिटी टू अ सिंगल एग्जीक्यूटिव, मैक्सवेल को ही पावर दी गई थी। क्यों? जो बिग टेलीकम्युनिकेशन जायंट वर्ल्डकॉम था वो फेल हुआ, उसकी क्या फ्लोज थी? उसमें क्या हुआ था? कैपिटलाइजेशन फ्रॉड। कंपनी मिसक्लासिफाइड नॉर्मल ऑपरेशन लाइन, लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, आर्टिफिशियल इन्फ्लेटिंग दिखा दिया कि इसका प्रॉफिट को 3.8 बिलियन से बढ़ा दिया। अनचेक सीईओ अथॉरिटी, सीईओ जो बर्नार्ड एबर्स से मेंटेन अ डोमिनेंट कॉमन स्ट्रक्चर अलोंग हाईली रिस्क स्ट्रेटजी टू प्रोसीड विदाउट प्रॉपर बोर्ड रिव्यू। और गेट कीपर ब्रेकडाउन, वही इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट फ्रेम से वो फेल टू फ्लैग द लाइन कॉस्ट, वो नहीं पता लगा कि भाई ये सब हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रही है। वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट आल्सो मेंटेन स्ट्रांग रेटिंग, उन्होंने भी अच्छी रेटिंग दे रखी थी उनको, वो भी क्लियर हैवी डेट्स एक्सपोजर था तब भी। उसके बाद हमें बीसीसीआई के बारे में बताना है, तो उसमें क्या होता है? ओपेल लीगल आर्किटेक्चर, मतलब वो है कि बैंक इंटेंशनली डिवाइडेड इट्स लीगल रजिस्ट्रेशन कॉर्पोरेट ऑपरेशंस अक्रॉस डिफरेंट जुरिसडिक्शंस जैसे लक्जमबर्ग, लंदन, केमैन आइलैंड, टू प्रिवेंट प्रॉपर ओवरसाइट कि एक ही जगह उनको ध्यान जाए कि अगर वो एक ही कंट्री में रहेंगे तो नहीं होगा, अलग अलग जगह फैल जाओ। डोमिनेंस बाय सीनियर मैनेजमेंट, जो बोर्ड था वो पावर ले ही नहीं पा रहा था, एनेबलिंग द फाउंडर्स एंड द टॉप एग्जीक्यूटिव्स की वो कंट्रोल करे। ऑडिटिंग ओवरऑल नीड्स, वो ऑडिटिंग फर्म जो है उनको चैलेंजेस था ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, उनको पूरा एक्सेस नहीं दे रहे थे वो ट्रांजेक्शन को चेक करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में, तो शोइंग द क्लियर नीड टू यूनिफाइड इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटर्स। फोर्थ, आपके कॉम और विवेदी के अंदर क्या सिमिलैरिटीज थी? यही थी कि डेट ड्रिवन एक्सपेंशन था, बहुत दोनों कंपनी ने ग्रोथ तो करी लेकिन किससे? डेट लेके करी, हैवीली फंडेड बाय डेट। अकाउंटेड विंडो ड्रेसिंग करी दोनों ने, एग्रेसिवली अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, obscure ऑपरेशनल डेफिसिट, जो वर्क कम था उसने क्या किया? एसेट कैपिटलाइजेशन किया। और विवेंदी ने क्या किया था? फाइनेंशियल फिगर्स को मेंटेन करने के लिए क्रेडिट रेटिंग अच्छी कर ली, दिखा दी झूठी। इनफेक्टिव बोर्ड गवर्नेंस इन बोथ इंस्टांसेस, जो कॉर्पोरेट बोर्ड था डेफर्ड entirely to dominant ambitious CEOs, Ebers और Messier, failing to protect shareholders interest। वाई अ बिग कंपनी जैसे कि जो एनरन था वो फेल, गिव द नेचर ऑफ द फ्रॉड्स दैट ऑकर्ड इन द कंपनीज एंड फ्लॉज इन द गवर्नेंस पैटर्न। जो एनरन डाउनफॉल था वाज ड्रिवन बाय कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एंड सिस्टमैटिक गवर्नेंस फेलियर। मार्क टू मार्केट एक्सप्लॉइटेशन, वही एनरन जो था रिकॉर्डेड एस्टिमेटेड फ्यूचर रेवेन्यूज फ्रॉम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, है ना, उसने फ्यूचर का ये अभी से लिख लिया, फिर बाद में उसको पैसे मिले नहीं, इमीडिएट रियलाइज्ड गेन्स डिस्टॉर्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस of the financials, off balance sheet shuffling, मतलब the company used complex network of SPE, special purpose entities, to hide the bad debt,
बैड डेट को छुपाने के लिए और टॉक्सिक एसेट्स को छुपाने के लिए इट्स पब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नेंस एंड गेट कीपिंग फेलियर द बोर्ड फेल टू रिव्यू दिस ट्रांजेक्शंस। अपने एक्सटर्नल ऑडिट में फॉर्म जो था अर्थर एडरसन वो उसको भी बंद कर दिया गया क्योंकि वो तो छुपा रहा था डिस्क्रिपेंसीज को, लीडिंग टू कोलैप्स ऑफ बोथ द एंटिटीज, जो रियल जो कंपनी थी वो भी और जो ऑडिट फर्म थी वो भी। डिस्कस द फेलियर ऑफ लेमैन ब्रदर्स ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस फर्म। जो लेमैन का था सब प्राइम एक्सपोजर था उसका, मतलब उसने क्या किया था, अनहेज्ड पोजीशन इन हाई रिस्क सब प्राइम mortgage securities and complex financial derivatives, high leverage. Lehman operated with thin capital reserves against massive debt positions, making vulnerable to sudden changes in asset values. Repo 1 and 5 the transactions see the company used short-term accounting maneuvers to temporarily remove billion in debt from the balance sheet before reporting periods, misrepresenting its true फाइनेंशियल कंडीशन। मार्केट कोलैप्स हो गई, सिस्टमेटिक ड्रॉप इन हाउसिंग वैल्यू एसेट, अगर मतलब सिस्टमेटिक ड्रॉप हुआ जब इन वैल्यू एसेट की वैल्यू पे, तब कंबाइंड विद द लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कट ऑफ द बैंक्स शॉर्ट टर्म फंडिंग ऑप्शन लीडिंग टू लार्ज बैंकरप्सी फाइलिंग इन यूएस हिस्ट्री। ठीक है। उसके बाद मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, वो एक्सप्लॉइट कैसे किए एंड्रन स्कैंडल ने। या आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बैंक है कि मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग क्या है। मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग अभी तक आ रहा था, उसका मतलब क्या होता है, एक वैल्यूएशन मेथड है जो एडजस्ट करता है कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट को। जो एसेट की कैरिंग वैल्यू होती है, हिस्टोरिक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अलग होती है, तो इसलिए जो कैरिंग वैल्यू था एसेट का कॉन्ट्रैक्ट में मैच इट्स करेंट मार्केट लेवल एंड एन अब्यूज इसको कैसे किया कि दिस फ्रेमवर्क बाय बुकिंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्टेड अर्निंग्स। ठीक है, उसने पहले से लॉन्ग टर्म जो अर्निंग्स थी उनको अभी से रिकॉर्ड कर लिया एज इमीडिएट रेवेन्यू व्हेन दोस प्रोजेक्टेड फेल्ड टू जनरेट एस्टिमेटेड रिटर्न द कंपनी शिफ्टेड द रिजल्टिंग लॉसेस टू ऑफ बैलेंस शीट एंटिटीज टू हाइड द शॉर्टफॉल्स। उसके बाद ये केस बेस्ड है। एक लास्ट क्वेश्चन, आई वांट टू रीड इट बाय योरसेल्फ, हेंस दिस इज योर होमवर्क। ओके, so ये this chapter is completed, now we will start with another chapter.